चलो, सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब इसमें चेंजेस क्या लेकर आए वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले आपको बताया कि टैक्स क्या होता है, कितने तरीकों के टैक्सेस होते हैं। अब मेजर टैक्स रिफॉर्म्स में क्या लेकर आए, सबसे पहला रिफॉर्म्स इन टैक्सेस, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस ऐसा समझो। Since 1991, there has been a continuous reduction in income, and corporate tax as a high tax rates were an important reason for the tax evasion. मतलब देश में क्या हो रहा था 1991 से पहले, चीज क्या हुई थी कि कंटिन्यूअसली जो गवर्नमेंट को इनकम होनी चाहिए वो कम होती जा रही थी, और क्योंकि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे, और लोग है ना टैक्स की चोरी बहुत करते थे पहले के टाइम। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना टैक्स एवेजन, टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, टैक्स नहीं पे करना जानबूझकर, समझे। सो इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज, मतलब चीज क्या लेकर आए फिर 1991 जो बजट निकाला मनमोहन सिंह जी ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, इनकम टैक्स के जो हाई रेट्स थे ना उसको कम कर दिए। अब सीधी सी बात है, इंसान अगर इनकम टैक्स कम पे करेगा तो उसकी सेविंग्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और सेविंग्स ज्यादा होगी और टैक्स कम होगा तो वो टैक्स की चोरी भी क्या करेगा, कम करेगा, मतलब कोशिश कम हो जाएगी, समझे। और सीधे तरीके से वो इनकम को डिस्क्लोज कर देगा कि हाँ भाई अच्छे तरीके से वो अपनी इनकम को बताएगा, नहीं तो क्या होगा। जी 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 बोलो। दीदी मतलब जो जीएसटी लगता है फिर हर गुड्स पे ऐसे सेम प्राइस सेम परसेंटेज होना चाहिए? नहीं, बिकॉज हमारे इंडिया में सब असेंशियल गुड्स नहीं है, कुछ ड्यूरेबल गुड्स है, कुछ लग्जरियस गुड्स है, कुछ गुड्स का कंजप्शन नहीं होना चाहिए तो भी वो अवेलेबल है, जैसे लिकर, ये सिगरेट्स और टोबैको, ऐसी सब चीजें। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट रेट्स रखे हुए हैं, सब सेम तरीके के नहीं है ना, सब असेंशियल नहीं है गुड्स, सबका अलग अलग भाई पैटर्न है, अलग अलग उनका नेचर है गुड्स का, इस वजह से। टोबैको इन पे भी लगता है या जीएसटी? ऑफ कोर्स, उस पे तो बहुत ज्यादा ही टैक्स लगता है। अभी तक अल्कोहल पे नहीं लग रहा है, अल्कोहल पे जो पहले चलता था ना जिस तरीके का टैक्स पैटर्न, पहले जो पे करना होता था उनको वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी स्टेट को, तो वो वही लग रहा है अभी तक, अल्कोहल, पेट्रोल, ऐसी सब चीजों पे। अभी तक उसके लिए जीएसटी का पैटर्न नहीं निकाला है, बाकी सब पे तो लगता ही है। ठीक है, सो ये टैक्स एवेजन का मतलब पता चला ना, टैक्स की चोरी करना। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, अगर सरकार टैक्स रेट हाई कर देगी तो लोग क्या करेंगे, कम इनकम टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि यार क्यों वो पे करे, राइट। तो वो लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं, अपनी इनकम को शो ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, मॉडरेट रेट्स कर दिए, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, टैक्स पैटर्न चेंज कर दिया, मॉडरेट रेट कर दिए। जैसे आप लोग स्लैब रेट्स देखते होंगे, भाई जिसकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख तक है उसको जीरो टैक्स भरने का, वो अभी का टैक्स स्ट्रक्चर है ना। 3 लाख तक जिसकी भी इनकम है एनुअली उसको कोई टैक्स नहीं भरने का, और जिसकी इनकम 3 लाख से 5 लाख है उसको 5% टैक्स भरने का, जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है उसको 10% टैक्स भरने का, जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उसको 20% टैक्स भरने का। तो ऐसे हर साल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टैक्स रेट्स चेंज किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंट्री, कंट्री में कैसा सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, डिप्रेशन है, क्या है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टैक्स रेट्स को चेंज करते हैं, समझे। ठीक है, और नेक्स्ट बताया है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि कॉमन नेशनल मार्केट फॉर द गुड्स, जो हम लोग बोलते हैं जीएसटी को, वन नेशन वन टैक्स, है ना। तो ये अभी अभी हम लोगों ने सुना है और देखा है। तो ये जो चीज है वो उस वक्त से मनमोहन सिंह जी खुद चाहते थे कि हमारे कंट्री में जीएसटी होना चाहिए, कॉमन
टैक्स पैटर्न होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज के लिए, फिर लेकिन इतना लेट वो क्यों है? सक्सेस नहीं गया था। इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और उस टाइम से कांग्रेस राज कर रही थी। ये तो अभी 2014 में बीजेपी राज करने आई है, नहीं तो अब तक तो कांग्रेस ही राज करती है। तो वो जब तक इम्प्लीमेंट करे उसके पूरे सब चीजें डिसाइड करे, उसके लॉज वगैरह पॉलिसीज पूरी प्रिपेयर करे, कैसे किया जाएगा ये जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें बहुत टाइम लग गया। ये न्यू एजुकेशन पैटर्न जो निकाला है ना, आप लोग सुनते हो, उसकी बात भी आप सोचो कितने टाइम पहले की थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसकी पॉलिसी अब भी निकाली है 2020 के अंदर निकाली, और उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 1-2 साल के बाद अच्छे से हो जाएगा। दी उसका पैटर्न तो मतलब हम नहीं उठा सकेंगे ना उसका बेनिफिट। नो, तो दी उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने सोचा है? हमारे लिए सोचा है आगे चलकर डिग्री कोर्सेज और इस सब के लिए, मतलब ऐसा बोला था ना 2020 उसमें कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 2022 या 2023 से भी अगर कंटिन्यू हो जाता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा कॉलेज में। कैसे, पहले क्या होता था, हम जैसे हम पढ़ते हुए आए कि बीकॉम अगर हम लोग कर रहे हैं या हम लोग कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोगों ने 1 साल पढ़ाई की, ठीक है, और फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, तो हमको थोड़ी डिग्री मिलेगी बीकॉम की। बट अगर आप लोग अगर करोगे 1 साल, तो आपको एटलीस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई आपने ना 1 साल का कोर्स किया हुआ है बीकॉम का। आप 2 साल करते हो तो आपको डिप्लोमेटिक भाई किया जाएगा कि भाई आपने है ना ग्रेजुएशन में जैसे किसी 2 साल का किया तो आप डिप्लोमा आपने किया है, और 3 साल आप पूरा करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। मतलब वेस्ट नहीं होगा कुछ भी आप करोगे, 1 साल करो, 2 साल करो या 3 साल। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होती, बीकॉम कर रही हूँ मैं, और बीकॉम में मैंने ना 4 सेमेस्टर 2 साल कर दिए, और 2 साल के बाद है ना अचानक से मैंने छोड़ दिया, तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता, समझे। बट आपके टाइम से फिर उस चीज की वैल्यू होने लगेगी अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, समझे। तो थोड़ा बहुत हायर स्टडीज के लिए भी चेंजेस लेकर आए हैं। बाकी इसके लिए तो है, एक बोर्ड हो जाएगा 12th स्टैंडर्ड ही। वैसे भी देखो 10th बोर्ड को इसी वजह से तो प्रमोट किया, दिस इज द रीजन ओनली, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला ही गया था ना कि वैसे भी एक ही बोर्ड करना है उनको आगे चलकर, तो 10th ठीक है चलो जाने दो। सब बच्चे बोल रहे थे दीदी कि 10th, जी जी जी, तो 8th में बोल रहे थे ना होगा एक दूसरा बोर्ड, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 12th? हाँ 12th स्टैंडर्ड में। 10th का तो बोर्ड वैसे भी निकालने ही वाले हैं ये लोग, तो इस वजह से देखो वैसे सब बच्चे बोल रहे थे कि जो सिचुएशन 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए वही सिचुएशन 12th स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, तो 12th स्टैंडर्ड को भी मास प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन आप एक सिंपल सी बात सोचो कि 10th स्टैंडर्ड के बाद अभी भी स्कूल लाइफ उनकी बाकी है 2 साल, 12th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल लाइफ नहीं है वो, अब उनका सब कुछ चेंज होगा, वो उनकी कॉलेज लाइफ शुरू होगी, तो कॉलेज में एडमिशन कैसे दी जाए, किस तरीके से, मेरिट बेसिस पे हम लोग नहीं दे सकते एडमिशन। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना कि किस बेसिस पे कॉलेज में सब बच्चों को एडमिशन दे हम लोग। तो ये बड़ा थोड़ा कैसे वो वाला पॉइंट था जो सब बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि यार हमको भी मास प्रमोट कर दो, हमको भी मास प्रमोट कर दो। आई नो नहीं के डेट्स आ बच्चों, गई, हाँ 12th गुजरात बोर्ड तो डेट्स आ गई, उनका तो डिक्लेयर हो 1 गया जुलाई 1 और जुलाई। सीबीएसई एक्सपेक्टेड करिए 15 जुलाई। 15th, हाँ 15th जुलाई से अगस्त 24 तक आई थिंक, है ना कुछ। देखो कॉलेज 26। में ना, हाँ कॉलेज में एडमिशन अगर सितंबर में भी होती है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताए, क्योंकि वैसे भी जनरली जो कॉलेज के एग्जाम्स होते थे ना वो दिसंबर में होते हैं, समझे। और सितंबर में अगर एडमिशन होती है भाई जल्दी फटाफट से चेकिंग करके सितंबर में रिजल्ट दे दे और एडमिशन चालू हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा
जनवरी में उनके एग्जाम्स ले लेंगे और फिर जनवरी के बाद मई मंथ में सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल भाई सितंबर में होता है रिजल्ट डिक्लेयरिंग वगैरह। पर दीदी चेकिंग में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, और सीबीएसई वैसे भी टाइम लेती है। सीबीएसई उल्टा नहीं लेती है टाइम, वो जल्दी चेकिंग करती है। सीबीएसई का एक तो चलता भी 1 महीना है। मेरे को एक सिंपल सी बात बता लो यार, हाँ ठीक है चलो ओवरऑल इंडिया पे है, जितने स्टूडेंट्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स है, लेकिन इतने सारे टीचर्स ये सब भी आजकल अवेलेबल है और फटाफट हो सकती है चेकिंग, बहुत फास्ट हो सकती है। और एमसीक्यू क्यों बोल रहे थे निकालने के लिए, उसके पीछे एक रीजन था कि एक तो देखो टीचर्स को भी हम लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा चेकिंग के लिए, और दूसरा क्या है इनके पास है ना ऐसा सिस्टम है कि एमसीक्यूज को है ना कंप्यूटराइज डायरेक्टली चेकिंग हो सकता है, तो थोड़ा फास्ट भी हो जाए और जल्दी रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाए। विदिन 15 डेज वो रिजल्ट्स अनाउंस कर सकते हैं अगर एमसीक्यू ले तो। उनके पास दीदी पैटर्न गुजरात है। बोर्ड तो हो रहा है ना गुजरात बोर्ड एमसीक्यू? ने नहीं, गुजरात बोर्ड का जो पैटर्न था पुराना वाला ही, मतलब जो निकाला था इस साल 2020 के अंदर वही पेपर स्टाइल है, उसमें चेंजेस नहीं लेकर आए। 15 एमसीक्यू आते हैं उनके अंदर उनके पेपर में, बाकी तो नहीं है। 15 एमसीक्यू दिए, 15 एमसीक्यू 15 वन लाइनर्स है, ऐसा समझ लो 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स जैसा है। बाकी तो 2 मार्क्स वाले हैं, 3 मार्क्स वाले हैं, 5 मार्क्स वाले हैं। सीबीएसई में क्या 6 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे भी होते हैं, उनके इतने नहीं है, उनके 5 मार्क्स तक ही है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम लोग। फिर है जो टैक्स का प्रोसीजर था टैक्स पेयर्स के लिए और इन सब के लिए, वो सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कर दिया। इवन हम लोग आज आपको पता है इवन घर बैठे हम लोग बस कंप्यूटर पे टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं, हम लोग बहुत इजी हो चुका है प्रोसेस। सो ये जो प्रोसेसेस इजी किए, और ये उस वक्त से ही प्लानिंग चल रही थी सारी की सारी, हाँ भाई और अच्छे से सिस्टम लेकर आए, टैक्स रिफॉर्म्स हम लोग ले आए, तो उस वक्त भी स्टेप्स उठाए थे। ये देखो ये पॉलिसी है, अब ये पॉलिसी का अफेक्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ वो अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग देखा कि भाई आपने जीएसटी 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ है, जबकि 1991 के अंदर बात की गई थी। तो ये रिजल्ट है उसका कि जो टैक्स रिफॉर्म सोचे गए थे लेकिन वैसा पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो वो तो होता ही रहता है, पॉलिसी जरूर थोड़ी है कि हो ही हो। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट on 29th March 2017 to simplify and introduce a unified मतलब one nation one tax unified indirect tax system in India. The act came into effect on 1st July 2017 and this is expected to generate additional revenue for the government, reduces the tax evasion and create one nation one tax and one market। ठीक है, तो ये बताया है। पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ जीएसटी का 29 मार्च को, और इसका एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई से। ठीक है, समझ आ गया? टैक्स रिफॉर्म्स कुछ नहीं बताया है, बस सिंपल सा बताया कि मॉडरेट रेट्स कर दिए और सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसीजर, और जीएसटी का सोचा था लेकिन हुआ नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया? सबसे पहला devaluation of rupee. Devaluation refers to the reduction in the domestic currency by the government. गवर्नमेंट ने खुद की कंट्री की वैल्यूएशन ऑफ अ रुपी, उसकी वैल्यू कम कर दी ताकि वो ओवरकम कर सके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को। So the rupee was devalued against the foreign currencies and this led to an increase in inflow of foreign exchange. So यहाँ पे क्या हो गया, जनरली devaluation हो गया। मतलब एक सिंपल सा बात है कि फॉरेन मार्केट में अपने कंट्री की करेंसी को गिरा देना,
ये चीज की गई। गिरा दिया मतलब, गिरा देना मतलब मुझे आप बता सकते हो कि $1 इक्वल्स टू 60 होगा कि $1 इक्वल्स टू 70 होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल वैल्यू को गिरा देना तो हम क्या बोलेंगे? यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपीस की वैल्यू को गिरा देना, बताओ। सोचो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मार्केट में $1 65 चल रहा है, ठीक है। अब सरकार ने डीवैल्यूएशन कर दिया रुपी का, तो $1 60 हो जाएगा कि $1 70 हो जाएगा? बताओ। अपने कंट्री की करेंसी को गिरा देना फॉरेन मार्केट में, सोचो यार, तुम तो वॉइस हो, आराम से बता सकते हो क्या होगा। मतलब क्या दीदी? मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी रेट चल, मतलब ये 1991 के सिनेरियो के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि फॉर ऐसा समझो कि $1 65 रुपीज चल रहा है, ठीक है। और सरकार ने ऐसा स्टेप उठाया, क्या? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का। तो डीवैल्यूएशन मतलब अपनी कंट्री की करेंसी को गिराना, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना। तो मुझे ये बताओ कि $1 65 की जगह पे $1 60 हो जाएगा डीवैल्यूएशन की वजह से, या $1 70 हो जाएगा? दी $1.70। $1.70। और आशीष आप क्या बोल रहे हो? सेम 70। अच्छा, 60 क्यों नहीं? दी हमारी वैल्यू कम हो रही है पर उनकी वैल्यू तो है ही ना जितनी है, तो हमारी तो बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाए और हमारी उनके आगे बढ़ जाएगी ना। मतलब सिंपल सी कंफ्यूज हो रहा बात है कि यूएस डॉलर के सामने अगर हम, मतलब $1 खरीदने के लिए पहले हम लोग 65 रुपीज देते थे, अब हम लोग 70 रुपीज अगर देने लगेंगे तो सीधी सी बात है, कीमत हमारे कंट्री की करेंसी रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन, कम। है ना। और अगर $1 अगर हम लोग 65 की जगह पे 60 रुपीज का खरीदेंगे तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन होगा, बढ़ जाएगी वैल्यू हमारी रुपी की, क्योंकि पहले हम लोग 65 रुपीज अपने जेब से दे रहे थे डॉलर खरीदने के लिए, लेकिन अब 60 रुपीज दे रहे हैं, समझे। तो ये वैल्यूएशन हुआ कि हाँ अच्छा हुआ ये कंट्री के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इंडिया में जानबूझकर अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन की। अब अगर $1 70 रुपीज हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, लोगों को जो यूएस डॉलर, जो अमेरिकन और जो बाहर की कंट्रीज है, अगर वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा इंडियन रुपीज, है ना। यही हुई ना बात। सो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? वो लोग हमारे कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि उनको $1 की कीमत इंडियन रुपीस में पहले से ज्यादा मिल रही है, 65 की जगह पे 70 रुपीज, तभी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ रही है चीज? हाँ या ना? बताओ। है। और एक तो पहले ये किया, दूसरा किया मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मतलब अब जो एक्सचेंज रेट, मतलब $1 इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ इंडियन रुपीज, जो डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। देखो लिखा है यहाँ पे, द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्रीड फ्रॉम इट्स कंट्रोल। गवर्नमेंट अब
कुछ डिसाइड नहीं करेगी। अब जो भी डिसीजन होगा, जो भी रेट, जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाएगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। मींस as per the market forces of demand and supply determines the exchange value of Indian rupee in terms of foreign currency। इस चीज को अनाउंस कर दिया। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो सब क्या कर दिया उन्होंने, उनको और ज्यादा विश्वास आ गया कि गवर्नमेंट तो अभी कुछ नहीं करेगा, अब तो पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही चलेगा, समझे। तो उनका ज्यादा विश्वास हो गया और उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, और साथ साथ में देखो ग्लोबलाइजेशन भी आया ही था। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स वो हमारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करने लगे, इंडियन कंपनीज वगैरह में, हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने लगे। तो ये सब चीजें बढ़ गई बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है, क्लियर? यस और नो? समझ आया? फॉरेन एक्सचेंज बोलो भला।